हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। पूर्ण शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, कैसे आवर्त सारणी बनी। समझ रहे हैं ना, कैसे आवर्त सारणी बनी। तो मैं तुम्हें आज ये बताना चाहूँगा। सही है। तो ये तत्वों की रिसर्च हो रही थी। जैसे हाइड्रोजन जब ये हुई कैसे कि जब ब्रह्मांड में एक विस्फोटक फटा। समझे, विस्फोट फटा जब पृथ्वी बनी थी, ये है ना, उस टाइम की। तो उसमें जो सबसे पहला अणु मिला या एक परमाणु मिला, उसका नाम दे दिया हाइड्रोजन। समझे, उसका नाम दे दिया हाइड्रोजन। दूसरा नाम, अब दो अणु मिले, दो मिल गए, ऐसे दो मिल गए सेम, एक हाइड्रोजन, एक परमाणु मिला और एक और मिल गया तो दो मिल गए। उसका नाम क्या दे दिया बाबू, हीलियम। क्या नाम दे दिया उसका, हीलियम। उसको नाम दे दिया हीलियम। तीन मिल गए ऐसे तो उनको नाम क्या दे दिया हमने, लिथियम। क्या नाम दिया भाई, लिथियम। तो उसके तीन नाम बन चुके हैं। अब ऐसे बहुत सारे नाम चलते गए, आते गए अणु, उनके नाम बनते गए। अब बात छिड़ी कि भाई इन्हें एक सीरीज में लगाओ, इन्हें एक इनकी श्रृंखला बनाओ, इन्हें भी कोई एक रूप दो। समझे, तो उस रूप देने में होड़ लगी वैज्ञानिकों में। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे सजाना स्टार्ट करा। उसका नाम था डॉबे राइनर। क्या नाम था बाबू, डॉबे राइनर। ये डॉबे राइनर नाम के वैज्ञानिक थे। डॉबे राइनर नाम के वैज्ञानिक। अब सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे, कभी भी कहीं विकल्प में पूछा जाए तो अगर तुमसे कहे तो सबसे पहले जो प्रयास करा था किसने करा था, डॉबे राइनर नाम के वैज्ञानिक ने। डॉबे राइनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका सबसे पहले स्टार्ट करा कि हम इसे कैसे सजा सकते हैं। तो उन्होंने बताया उनका एक त्रिक नियम था। क्या नाम था, त्रिक नियम। उन्होंने अपना त्रिक नियम दिया और उसके अनुसार बताया। देखो किस सन में दिया, मैं तो बताता हूँ। सन 1817 में जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के एक वैज्ञानिक, ये लिखेंगे डॉबे राइनर के त्रिक नियम क्या है। सही है, क्या क्वेश्चन लिख लो इसका ऊपर, क्वेश्चन डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत या नियम, त्रिक सिद्धांत भी कहें यहाँ या नियम। सही है, सिद्धांत या नियम को परिभाषित कीजिए। समझे बाबू, आया समझ में आपको। सन 1817 में जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम क्या था, डॉबे राइनर। सही है, डॉबे राइनर। उन्होंने क्या दिया, एक त्रिक नियम दिया। उन्होंने एक त्रिक नियम स्थापित किया या दिया। ठीक है, अब उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि तत्व जो होते हैं हम इन्हें इस फॉर्म में लें कि पहला तत्व और अंतिम तत्व जो होंगे। समझे, पहला तत्व और अंतिम तत्व जो होंगे, इनके बीच वाला जो तत्व है ये इस तरह से, लिथियम, क्लोरीन और कैल्शियम, इनके बीच का अगर इनके हम परमाणु भारों को लें, समझ गए, इन तत्वों के परमाणु भार को लें तो बीच परमाणु भार का औसत लें, है ना, परमाणु भार का औसत। जैसे लगा लो ये परमाणु भार का लिथियम का कितना होता है भाई, 3। परमाणु भार क्या हो गया इसका, दुगना होता है, 6 या 7। क्लोरीन का 17 दूनी 34, 35.5 हो जाएगा इसका, 35.5। अब मुझे कैल्शियम का कितना होगा, तो कैल्शियम का निकालने की जो विधि बताई, जो नियम बनाया उन्होंने, वो क्या बनाया कि पहले तत्व का और अंतिम तत्व का परमाणु भारों का औसत, पहले तत्व का और अंतिम तत्व के परमाणु भारों का औसत, बीच वाला जो है ये इसका परमाणु भार होगा। तो देखेंगे भाई औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने की विधि
इन दोनों को जोड़ते हैं, कितनी कितनी संख्या, 2 और 2 से भाग देंगे इनके, यही तो है। तो सिंपल जोड़ेंगे 35 + 7/2। 35 और 7 कितने होते हैं जी? 42/2 कितना हो गया? 21। तो इसका दुगुना करेंगे तो क्या हो गया? 21 दूनी 42। तो इसका कैल्शियम का समथिंग कितना था? 40 होता है। ठीक है, तो बीच वाले का निकल आया, समझे? डॉबे राइनर ने बीच वाले का बता दिया अपने त्रिक नियम के द्वारा। समझ रहे हैं भाई? आ रहा समझ में? तो डॉबे राइनर ने अपना त्रिक नियम के द्वारा ये बात बता दी। अब जब बता दी ये बात, तब इनका त्रिक नियम हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि डॉबे राइनर के अनुसार, डॉबे राइनर के अनुसार यदि तीन तत्व कौन कौन से लिए? सबसे पहला लिथियम है ना, कैल्शियम तथा लिथियम, कैल्शियम तथा कौन सा था? एक था क्लोरीन को लें, तब पहले तत्व तथा अंतिम तत्व, समझे? पहले तत्व तथा अंतिम तत्व के परमाणु भारों का औसत बीच वाले जो मध्य में स्थित है, ये बीच कह दें, मध्य में स्थित परमाणु में स्थित तत्व, मध्य में स्थित तत्व का परमाणु भार होगा। ये बात बताई डॉबे राइनर साहब ने। अब ये बस 2-3 तत्वों तक ही सीमित हुई, समझे? सोडियम है ना, पोटेशियम, बेरिलियम और आयोडीन जैसे तत्वों पे ये सिद्ध हो गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई, समझे? आगे नहीं बढ़ पाई ये ज़्यादा, तो इनका नियम फेल हो गया इनका नियम, क्योंकि सब तत्वों की व्यवस्थित नहीं कर पाया, सब तत्वों में क्रम से नहीं लगा पाया। अब इनके बाद बाबू दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, समझ गए? इनके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? ये दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूलैंड। क्या नाम था दूसरों का? न्यूलैंड। अब दूसरे वैज्ञानिक आ गए साहब, न्यूलैंड का अष्टक नियम और जो अष्टक नियम है उनमें फ़र्क है, समझे? पुराना वाला जो अष्टक नियम वो क्या था? परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था वो, समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। तो अष्टक नियम पर था वो, तो परमाणुओं का अष्टक नियम पर, तो अष्टक नियम कैसा होता है? जैसे सोडियम 2, इसका 11 होता है, 2, 8, 1। तो इनके द्वारा जो बताया गया था, इन्होंने बताया था कि अंतिम वाली कोष कक्षा जो है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम 8, और अधिकतम तो उसकी संख्या के आधार पर होते हैं। ये बात बताई गई, समझ में आया आपको? तो ये बताया कि जब अंतिम तत्व होते हैं, अंतिम कक्षा वाले में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये बात बताई। तभी तो कम से कम ये मान लो इसमें 1 है, ये 8 जनों की कक्षा है, कितनों की है? 8 जनों की। इस कमरा वाला जो है ये कह रहा है भाई मुझे तो पूरा किराया दे 8 जनों का। तो ये रहना पसंद करेगा? अकेला रहना पसंद करेगा? तो ये चला ना जाएगा, तो ये किसी के पास चला जाएगा, और जब ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसा देगा? कर्ज के रूप में। कैसे देगा भाई? कर्ज के रूप में, अपना कर्ज दे रहा है ये, समझ रहे हैं मेरी बात? जब सपोज करो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षा कितने जनों की है? 8 जनों की कक्षा है ये। अब ये कमरा वाला कह रहा है हाँ भाई मुझे तो 8 जनों किराया दे, मैं नहीं जानता कहाँ से देगा तू, समझे? तो ये कह रहा है भाई मैं एक अकेला आदमी 8 जनों को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दान दे देगा ये। तो ये किस रूप में देगा? कर्ज के रूप में देगा दूसरे को। सोडियम की जो सहयोगिता होती है वो +1 होती है, समझे? ऐसी और तत्व होते हैं। तो ये अष्टक नियम अलग है और ये अष्टक नियम अलग है, समझ में आ गया आपको? तो इससे तुम्हें ये पुरानी बात भी याद आ गई होगी, समझे? कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो दूसरे वैज्ञानिक कौन आए भाई? न्यूलैंड का अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए। अभी पूर्ण सारणी नहीं बनी, समझे? अभी पूर्ण सारणी नहीं बनी, दूसरे वैज्ञानिक आ चुके, अभी नहीं बनी है। अभी तो मेंडलीव भाई आएंगे, मेंडलीव ने शुरुआत करी थी इनकी बनाने की, तो है ना। अब अभी भी जो सारणी बनी है वो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो संशोधन करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आजकल के वैज्ञानिक संशोधन कर रहे हैं उनमें। तो अब की जो है वो न्यूलैंड का अष्टक नियम जब शुरुआत हुई, मैंने तुम्हें कई बात बताई कि वैज्ञानिकों के जो मतभेद होते हैं, ये सपोज करो ये पेड़ है, हमने मान लिया ये आम का ट्री है, ये किसका, ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़। अब जब तक इसे हमारा मानव समाज नहीं जानता था, समझ रहे हैं, मानव समाज इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये सपोज करो अपने मन में, सपोज करो हम नहीं जानते कि आम का पेड़ होता कैसा, ये सपोज करो आम का पेड़ हम नहीं जानते कैसा होता है, ये सपोज कर लो। तो हम गए किसी बड़े बूढ़े के पास, बुढ़े भाई के पास, कोई बूढ़े आदमी बैठे होंगे, हम बोले दादा आम का पेड़ कैसा होता है? तो बोले बेटे आम का पेड़ जो होता है वो गेहूं के पेड़ के बराबर होता है। तो हमने मान ली उनकी बात, मान ली होगी, माननी पड़ी होगी भाई, हमने तो देखा ही ना। ये देखा तुमने? देखा होता तो सही भी, तो हमें आम के पेड़ के बराबर माननी पड़ी होगी, माननी पड़ी होगी ये बात, वो सॉरी गेहूं के पेड़ के बराबर। अब हम दूसरे के पास गए, तो वो बोले कि भाई आम का पेड़ जो होता होएगा वो मान लो बेल की तरह होता है, वो बेल पर उतरते हैं आम। उसने बता दिया कि बेल होती है उस पर आम उतरते हैं, इस तरह से, समझ रहे हैं, बेल पर आम उतर। हम उनकी बात ही मान गए। तो हम बोले एक बेल बता रहा है ना, एक मतलब गेहूं का पेड़ की बात बता रहा है। तो इसमें दो मतभेद बन गए ना, दो मतभेद बन गए। रियल तो नहीं बताई भी किसी ने, रियल नहीं बताई कि सब कैसा बना, मतलब क्या कौन सा पेड़ है। जब धीरे धीरे रिसर्च होती चली गई, जब इनकी मतलब वनस्पति विज्ञान में इनकी रिसर्च हुई, तो पता चला कि आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, समझे। वो तो भाई हम बेल को कुछ बता रहा था, तभी तो ये मतभेद सिद्ध हुए। ऐसे ही ये नियमों पर आधारित है, समझे। न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया सबसे पहले, डोबराइंडर ने त्रिक नियम दिया, इनसे पहले थे और वैज्ञानिक होंगे, समझे। हाँ, तो सब वैज्ञानिक अपनी अपनी बात बताएंगे, कौन सी बात सच है वो बात बाद में बताई जाएगी, समझे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन बन रहा है, इसमें बन रहा है भाई। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो आंसर में न्यूलैंड का अष्टक नियम हेडिंग डालो, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अब ये बोलते हैं, ये आए, इन्होंने बताया कि ये तत्व जो हैं, ये जो तत्व हैं वो ऐसे व्यवस्थित नहीं है। ये मान लो मैंने 7 ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 ले ले, ठीक है, 7 तत्व ले ले मैंने, जो 7 परमाणु आए थे। देखो परमाणु कैसे आए इस तरह से आ रहे हैं ये, जैसे जब विस्फोटक हुआ, मैंने बताई एक परमाणु मिल गया तो उसका नाम दे दिया हमने हाइड्रोजन, दूसरे का क्या दिया हीलियम, तीसरा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। इस तरह से तो आए होंगे ये, इस तरह से तो आए होंगे भाई, समझ गए। तो वो बोले इनके जो गुणधर्म हैं, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर सारणी व्यवस्थित करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, क्योंकि एक गुणधर्म वाले जो तत्व हैं उन्हें समान खंड में रखना चाहिए, अलग जैसे गैसें हैं तो उन्हें अलग रखना चाहिए या नहीं, रखना चाहिए ना, है। तो वो जो न्यूलैंड भैया बोले, वो बोले कि हर एक पहला तत्व अपने से 7वें स्थान पर स्थित तत्व की समानता स्पष्ट करता है। बोलो, हम कुछ ना बोल रहे तो बल पड़ा, तो यहाँ क्यों आई हो? उठाड़े हमने घुसाला हो तो धुंध आ रही है, इस हमारे तो बचे हैं, हम कुछ ना बोल रहा हो तो उड़ रहा होते हैं। तो क्या हुआ बाबू के न्यूलैंड भाई क्या बोले कि हर एक पहला तत्व अपने से 7वें स्थान पर स्थित तत्व के समानता व्यक्त करता है, कि जैसा पहला तत्व है उसी के समान 7वां तत्व होगा। ये बात बताई, किसने बताई? है न्यूलैंड ने। समझ में आ रहा ना आपको? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? किस तरह से बोले, किस तरह से होते हैं? तो उन्होंने किसकी कल्पना की? उन्होंने बताया जैसे भारतीय संगीत होता है हमारा, भारतीय संगीत तो सुना ही होगा तुमने, भारतीय संगीत के सुर, भारतीय संगीत के सुर कौन से हुए? सा रे
गा मा पा धा नी। ठीक है, ये बोले इस तरह से 7 सुरों की एक सरगम, और 7वां सुर जो 8वां सुर आएगा इसके बाद फिर से सा आएगा, फिर इससे रे के बाद जो 8वां सुर आएगा फिर रे आएगा ना। तो वे बोले कि हर एक पहला तत्व अपने से 8वें स्थान पर स्थित तत्व के समानता व्यक्त करता है। किसने बताया? ये न्यूलैंड ने बताया, न्यूलैंड ने बताया। तो इनकी बात में कितना दम था ये देखेंगे अब, समझे इनकी बात कितनी सही बैठी और कितनी गलत। समझ रहे हैं भैया आप? समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आना चाहिए बस। तो इसमें लिखेंगे कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। तो भाई मैं जो भी ये वीडियो बना रहे हूँ ये ज़रूरतमंदों के लिए है, समझे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये ज़रूरतमंदों के लिए है जो ऐसे लॉकडाउन के दौर में पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझे? परेशानी है उन्हें, उन्हीं के लिए तो बना रहा हूँ ये वीडियो में, समझे? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार क्या हुआ कि यदि तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों या गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तब प्रत्येक पहला तत्व अपने से 8वें स्थान पर स्थित तत्व के समान समानता व्यक्त करता है। ये बात मैंने तुम्हें समझाई और यही बात मैंने इसमें लिख दी। कोई नया काम तो करना दिया इसमें, समझ गए? तो जो बात समझ जाते हैं उसे बस अपने शब्दों में लिखना, यही तो एक कला है पढ़ने की, है ना? यही तो कला है, जो जिससे ये चीज़ आ जाए लिखनी वो अच्छे मार्क्स लाता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात आप? जिससे ये बातें आ जाए लिखनी वही अच्छे मार्क्स लाता है बोर्ड में। तो न्यूलैंड ने जो बताया वो बात हमने इसमें लिख दी, समझे? तो उन्होंने जो कल्पना करी किस आधार पर करी, देखो इस तरह से एक सारणी बनाएंगे, इसमें 7 सुरों को लगाएंगे, पहला सुर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां इसमें आ गया। पहला कौन सा था? सा, दूसरा रे, तीसरा गा, फिर मा, फिर पा, धा, नी, फिर इसके बाद फिर सा आने वाला है, आएगा ना? तो ये बोले कि ये हाइड्रोजन है, इसमें लिथियम को रखा उन्होंने, इसमें बेरिलियम, इसमें बोरोन, इसमें कार्बन, इसमें नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आ गया। तो ये बोले अपने से 8वें स्थान पर स्थित तत्व के समानता व्यक्त करेगा। इसके बाद जो आने वाले तत्व हैं वो इसके समान गुणधर्मों वाले होंगे। अब इनकी बात कहाँ तक चली, इनकी बात कहाँ तक सिद्ध हुई, इस बात को देखेंगे, समझे? तो इतनी बात आगे समझ में, वीडियो को रोको और तुम उतारो, ये बात मैं अपने उसमें काट दूंगा।